हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसे कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ फंक्शन फोकसेस ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। कई बुक्स में इसको इनकम भी कहा गया है, कई बुक्स में डिस्पोजेबल इनकम भी कहा गया है। तो ये कंजम्पशन फंक्शन है जिसमें हम लिखते हैं कि सी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, या इसी को डिस्पोजेबल इनकम भी लिख सकते हैं। वाई डी इधर डिस्पोजेबल इनकम है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंजम्पशन की इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। कई बुक्स में जो लिखा हुआ है वो सी बार लिखा हुआ है, कई बुक्स में सी जीरो भी लिखा हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी बार भी हो सकता है और सी जीरो भी हो सकता है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले सी बार या सी जीरो क्या होता है। सी बार को कहते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो इनकम जो मर्जी हो आपने खरीदनी ही खरीदनी है, खानी है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपने पूरी करनी है, चाहे आपकी इनकम ज़्यादा है या इनकम कम है, तो उसको सी बार से डिनोट किया गया है। तो बाकी जो पोर्शन है, ये जो बी वाई है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो पैसे पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इनकम होगी तो आप कंज्यूम कर लोगे, अगर इनकम नहीं होगी तो नहीं कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, रोटी तो खानी है, और अगर पैसे होंगे तो पिज़्ज़ा खा लोगे, नहीं पैसे होंगे तो नहीं खाओगे, वो आपके इंड्यूस्ड कंजम्पशन पे आ गई। ठीक है। अब यहाँ जो ये जो बी टर्म है ना, बी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। मगर मैंने यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मैंने आपसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जब मैं एमपीसी का टॉपिक डिस्कस करूंगा तो साथ ही ये इक्वेशन भी दोबारा लिख लूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका टेबल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम है 0, 10, 20, 30, 40। मान लो ये कंजम्पशन है, इनकम है, सॉरी। तो जो भी कंजम्पशन है, इनकम 0 होगी फिर भी कुछ ना कुछ तो खाओगे ही। ठीक है, चाहे बोरोइंग करके खाओ या जहाँ मर्जी से खाओ। तो कंजम्पशन कितनी होगी, 4। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अगर हम ये एज्यूम करें कि ये कांस्टेंट रेट से ही बढ़ती है, तो ये इस तरीके से 4, 8, 12, 16, 20 इस तरीके से बढ़ रही है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है समझने वाली, कि जब इनकम 0 होती है फिर भी कंजम्पशन 0 नहीं होती, कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है। तो आपको इसको जब एक्सप्लेन करना है पेपर में तो 3 to 4 लाइन्स लिखनी है इसके ऊपर, बाहर से कुछ नहीं लिखना। यही लिखना है कि इनकम 0 थी तो कंजम्पशन 4 थी, मिनिमम नीड्स तो पूरी करनी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन ऑल्सो बढ़ेगी, बट लेस देन प्रोपोर्शनेट, मतलब इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम रेट से बढ़ती है। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। नीचे लिखा हमने इनकम, यहाँ लिखा कंजम्पशन, ये इस टाइप से बन जाएगा कंजम्पशन। अब याद रखना, ये जो है इनकम 0 है फिर भी इतनी कंजम्पशन थी, इसको मिनिमम कंजम्पशन कहेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, आपको पता है ना, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। मगर इसमें 2-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये कि ये जो डायग्राम है ना, इसकी जो ये जो कंजम्पशन है, इसकी जो स्लोप है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जानी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। आपको थोड़ी 45 डिग्री से सही कम रखनी है, और बिल्कुल भी पैरेलल नहीं कर देनी, वो भी गलत हो जाएगा। समझ गए बात। अब इसको कंजम्पशन कर्व दे देते हैं, और ये देखो इनकम 0 है फिर भी इतनी कंजम्पशन है ना, तो इस कंजम्पशन को क्या कहते हैं हम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। अभी जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इनकम 0 है फिर भी आप खा रहे हो, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, या तो आप रिटायर हो गए तो अपनी पास्ट सेविंग्स को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। और अगर रिटायर नहीं हुए तो आप क्या कर रहे हो, करंट बोरोइंग्स बोरो कर करके कंज्यूम कर रहे हो। जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो भी, तो घर वालों से बोरो कर रहे हो, फ्यूचर में उनकी मदद तो करनी है ना, अगर नहीं करोगे तो फिर तो आपके ऊपर लानतें बरसेंगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी कि ये इस तरीके से होती है। एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो ये कंजम्पशन फंक्शन नॉन लीनियर भी हो सकता है, थोड़ा इस टाइप से भी जा सकता है। तो वहाँ देख के डरना मत, ये भी इसका मतलब भी यही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन तो बढ़ रही है मगर कम बढ़ रही है। ठीक है। तो फिलहाल मैं लीनियर ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद एक और टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ जिसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। जो कंजम्पशन कर्व की स्लोप क्या होती है, पूरी इकोनॉमिक्स में अगर आपने किसी भी चीज़ की स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगर मैं कंजम्पशन कर्व यहाँ पे बनाता हूँ, ये मान लो कंजम्पशन कर्व है, मैंने 45 नहीं बनाई, थोड़ी सी नीचे ही बनाई है। यहाँ पे लिख देते हैं इनकम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे लिख लेते हैं कंजम्पशन। तो अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए पॉइंट पे इतनी इनकम है और इतनी कंजम्पशन है, बी पॉइंट पे इनकम बढ़ गई, यार ये वाई 3-4 बार हो गई तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ कंजम्पशन इतनी होगी, इसको C1 ले लेता हूँ, इसको C2 ले लेता हूँ। अब तो इसको देखें तो चेंज इन वाई एक्सिस में चेंज इन कंजम्पशन तो ये आ गई, तो ये आ गया चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ये चेंज इन इनकम है
वाई एक्स एक्सेस पे, तो मैं चेंज इन इनकम यहाँ लिख लेता हूँ। तो बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम को एमपीसी कहते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ की स्लोप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो चेंज इन वाई एक्सेस जो है C1 C2 डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई एक्सेस Y1 Y2। इसको हम फर्दर शेखी मारने के लिए इसको डॉटेड लाइन लगा दें, इसको B दे दें, C तो दिया ही हुआ है, इसको D दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो चेंज इन कंजम्पशन है वो है BD डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम है AB। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। B को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ AB। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है ये एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपल वर्ड्स में क्या है, इट रेफर्स टू अ स्केड्यूल। ये एक स्केड्यूल है। स्केड्यूल क्या होता है, एक टेबल that shows the relationship between different levels of income and different levels of consumption। ये एक ऐसा टेबल है जो आपको बताया कि टेबल में इतनी इतनी कंजम्पशन है एट इतनी इतनी इनकम। वो मैंने नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ टेबल। तो अब हम एक डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैकडॉगल ये क्या कहते थे, द स्केड्यूल दैट रिलेट्स द कंजम्पशन टू डिस्पोजेबल इनकम। ये एक ऐसा स्केड्यूल है, स्केड्यूल मतलब टेबल, जो कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इट इज़ कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और द कंजम्पशन फंक्शन, इसको उन्होंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहा है और कंजम्पशन फंक्शन भी कहा हुआ है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज़ टू टेक्निकल एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से होते हैं, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक टेबल जो कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है, इसमें हमें इनकम और कंजम्पशन के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं कि इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन इतनी है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है मगर कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है। तो इसके अंदर अगर हम चलें तो कंजम्पशन फंक्शन इस टाइप का बनने वाला है कि जब इनकम जीरो थी फिर भी कंजम्पशन 4 थी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे हमने लिख लेना है पॉइंट ऑफ ओरिजिन 2 बार हो गया। यहाँ पे हमने लिख लेना है इनकम और साइड पे लिख लेनी है हमने कंजम्पशन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम और वेरियस लेवल ऑफ कंजम्पशन में आपस में क्या रिलेशन है। ये एक ऐसा टेबल है जो हमें शो करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम या डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन में आपस में रिलेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एपीसी और एमपीसी डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एपीसी होती है और एपीसी कैपिटल में ही लिखते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना है तो एपीसी क्या होता है पहले वो बताता हूँ, फिर टेक्निकल टर्म्स पे जाऊंगा। एपीसी का मतलब होता है कि आप ऑन एन एवरेज अपनी तनख्वाह के ऊपर, मतलब अपनी तनख्वाह का कितना % खर्च करते हैं कंजम्पशन के ऊपर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपनी तनख्वाह का कितना % कंजम्पशन पे खर्च करते हैं उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब इंग्लिश की टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में, इट इज़ अ रेशो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। ये कंजम्पशन और इनकम की रेशो है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द रेशो बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि आपने खर्चा कितना किया, एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो ये हो सकता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंजम्पशन ओवर इनकम या कंजम्पशन ओवर वाईडी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, एक ही बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका टेबल और डायग्राम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम है 100 200, कंजम्पशन है 80 150। अब ये बात याद रखना, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन, जितनी इनकम बढ़ी है उतनी नहीं बढ़ती, ठीक है। इनकम अगर बढ़ती है तो कंजम्पशन कम बढ़ती है। ये कीन्स, जेएम कीन्स हुए हैं, उन्होंने एक लॉ दिया है, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर मुझे एपीसी निकालनी है तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन ओवर इनकम। तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.8, मतलब मैं अपनी तनख्वाह का 80% खर्च करता हूँ, ठीक है, कंजम्पशन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है 150 डिवाइडेड बाय 200, तो इसमें कितना खर्च करता हूँ, 0.75। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन पे जो आपकी परसेंटेज होती है वो गिर जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ी है। पहले से तो बढ़ जाएगी मगर उतनी नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह 1 लाख है और आपका खर्चा जो है वो 80,000 है। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से 1 लाख है तो 80,000 खर्च करते हो तो 80% अपनी तनख्वाह खर्च कर देते हो। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से 1 करोड़ हो जाती है, ठीक है, तो क्या आप 80 लाख खर्च करेंगे? 80% तो नहीं कर पाएंगे ना। तो जितने भी अमीर लोग हैं वो खर्चा करते हैं बहुत ज़्यादा, लग्जरी पे उड़ाते हैं, मगर जितनी उनकी इनकम होती है उतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं बढ़ पाती। समझ गए बात? तो अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करूँ तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंजम्पशन और इस साइड लिखूंगा मैं इनकम।
तो मान लो मैंने इनकम ले ली है 100, इसको डबल कर लेते हैं तो 200 होगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40, 40 के बाद 80, 80 के बाद 120, 120 के बाद 160। तो इनकम थी 100, कंजम्पशन थी 80, ये वाला पॉइंट हो गया। इनकम थी 200, कंजम्पशन 150, तो 160 के नीचे हो जाएगा थोड़ा। तो अगर मैं इसमें डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये बनेगी कंजम्पशन कर्व। ओहो, पॉइंटों से नहीं निकल पाई, तो पॉइंट से अगर मैं निकालूँ तो ये बनेगी आपकी कंजम्पशन कर्व सी। तो ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो ए पॉइंट पे एपीसी कितनी है 0.8, बी पॉइंट पे अगर एपीसी देखें तो कितनी है 0.75। तो इस तरीके से हम कंजम्पशन जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, इनकम के बढ़ने से एपीसी हमेशा गिरती है। जब भी इनकम बढ़ेगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरेगी, मतलब जितना परसेंट आप पहले खर्च कर रहे हैं उतना परसेंट आप खर्च नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कंजम्पशन फंक्शन का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एमपीसी होती है, और ये 3 वर्ड्स आपने कैपिटल में लिखने हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि जब भी इनकम में चेंज आएगी तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में जितना भी चेंज आता है उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में इट इज चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम या ड्यू टू चेंज इन इनकम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी हो सकता है कि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चलिए इसका टेबल एंड डायग्राम करते हैं। टेबल में सबसे पहले इनकम है 100, 200, 300, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, मगर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक करें, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी मैक्रो की जितनी मैंने अब तक बनाई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन कंजम्पशन। इससे पहले कंजम्पशन कितनी थी हमें नहीं पता, इसलिए डैश लगा देते हैं। इसमें कंजम्पशन में चेंज आया 70, नेक्स्ट में चेंज आया 50, इसके बाद चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज इससे पहले कितनी थी नहीं पता, इसमें चेंज आया 100 और फिर से चेंज आया 100। तो अगर मैंने एमपीसी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो अगर मैं इसको देखूं तो 70 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.7, और फिर 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो एमपीसी भी गिरती है। समझ गए बात? एपीसी भी मैंने कहा था गिरती है और एमपीसी भी हमेशा गिरती है। अब इसका अगर मैंने डायग्राम बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो इसको। यहाँ पे हमने लिख दिया कंजम्पशन और यहाँ पे हमने लिख दिया इनकम। अब ध्यान से समझना ये डायग्राम। मान लो मेरी कंजम्पशन ये है, ठीक है, और इनकम है इतनी। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, मगर कंजम्पशन कम बढ़ेगी, C1 तक जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, और ये चीज़ क्या है? चेंज इन इनकम। ठीक है, अब मैं इसको एक कर्व बनाता हूँ। तो कर्व को मैं दोनों पॉइंट से निकालता हूँ। ये कंजम्पशन कर्व है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो कंजम्पशन में चेंज कितना है? C1, और इनकम में चेंज कितना है? Y1। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ये तो हमारी एमपीसी निकल गई। अगर मैं थोड़ा शो ऑफ करने के लिए जाऊँ तो शो ऑफ करते हैं तो थोड़ी शेखी वगैरह मारते हैं अपनी। इसको पॉइंट ले लेते हैं B, इसको D ले लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ इसके अंदर तो ये क्या है? ये हमारा चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है? AB। और ये हमारा क्या है? ये हमारा चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कितना है? BD। तो एमपीसी का ये फॉर्मूला भी निकल सकता है BD बाय AD। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ की स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है? ढलान। तो स्लोप निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन Y एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन X एक्सेस। ये इसका फॉर्मूला होता है स्लोप का। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन Y एक्सेस। Y एक्सेस में चेंज कितना है? AB डिवाइडेड बाय X एक्सेस में चेंज कितना है? BD। तो ये इसकी स्लोप भी तो हुई ना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है तो एमपीसी क्या होती है? स्लोप। स्लोप किस चीज़ की? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अपने पेपरों में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, किस किस तरीके से ये किया जाता है, इसको टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। तो सेविंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप शो करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेविंग फंक्शन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप डिस्कस करता है, या ये हमें बताता है कि सेविंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम कितनी होती है, इनके बीच का आपस का रिलेशन।
तो मेन चीज़ें क्या है कि कितने कितने लेवल ऑफ इनकम पे कितने कितने लेवल ऑफ सेविंग होगी, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। तो चलिए इसका टेबल एंड डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका टेबल, मान लो इनकम दी है 0, 10, 20, 30, 40। तो मैंने कंजम्पशन इसलिए लिखी है कि कंजम्पशन के थ्रू ही हम सेविंग निकालेंगे। कंजम्पशन मैंने 4 से इंक्रीज कर दी। तो सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम थी 0, कंजम्पशन थी 4, तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब इनकम 0 होती है तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगी ही। जो कंजम्पशन आप कर रहे हैं वो आपकी नेगेटिव सेविंग्स में जाती है। सेविंग्स नेगेटिव होती हैं शुरू शुरू में जब आपकी इनकम 0 होती है। कईयों की इनकम बढ़ जाती है फिर भी सेविंग नेगेटिव ही रहती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल वर्ड्स में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो आपको इसमें डायग्राम बनाना है इस तरीके से कि शुरू में सेविंग्स नेगेटिव होंगी, बाद में सेविंग्स पॉजिटिव होंगी। इस लेवल ऑफ इनकम पे अगर इतनी इनकम है आपकी तो सेविंग आपकी 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब ये सेविंग्स नेगेटिव क्यों हुई? सेविंग्स नेगेटिव इसलिए हुई क्योंकि जब आपकी इनकम 0 थी फिर भी आपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो करनी थी ना, रोटी कपड़ा तो खाना ही है ना। तो आप क्या करते हो, आप ये जो मिनिमम नीड्स हैं इनको पूरा करने के लिए या तो किसी से कर्जा लेते हो, ठीक है, या घर वालों से आप बोरिंग्स कर रहे हो, फ्यूचर में उनको जब वो बूढ़े हो जाएंगे उनको वापस भी तो करने ना, उनकी भी तो ऐसे हेल्प करनी है। तो या तो आप अपनी सेविंग्स कम कर रहे हो, रिटायर्ड हो चुके हो तो बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो भी सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं, या दूसरी तरफ से आप बोरोइंग्स कर रहे हो। अगर बोरोइंग्स कर रहे हो तो भी तो फ्यूचर में रिटर्न करनी है, तो फ्यूचर सेविंग्स तो आपकी कमी होगी ना। तो इसलिए शुरू शुरू में नेगेटिव होती है और बाद में जैसे जैसे इनकम ज़्यादा बढ़ती है तो ये आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि शुरू शुरू में सेविंग्स नेगेटिव होती हैं। इसको अगर हम फर्दर चलें तो इसको मैं इस इक्वेशन से भी डिनोट कर सकता हूं। ये इक्वेशन क्या है, सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस सी बार। मतलब जो भी सी बार आपने करनी थी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा सी बार क्या है तो आप पुरानी वीडियोस में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें मैंने कंजम्पशन फंक्शन डिटेल में डिस्कस किया है, उसके अंदर से ये इक्वेशन बनी है। तो ये माइनस सी बार क्या होता है, माइनस सी बार सिंपल वर्ड्स में जो मिनिमम कंजम्पशन करनी है वो सेविंग्स को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि अगर आपकी इनकम 0 है, फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे कईयों की इनकम 0 होगी, फिर भी कंजम्पशन तो करनी है ना, मिनिमम नीड्स तो खानी है, इसीलिए यहाँ माइनस सी बार लिखा है कि जो माइनस सी बार है ना, मतलब जो कंजम्पशन है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो करनी है, ये सेविंग्स को कहीं ना कहीं कम कर देती है या नेगेटिव कर देती है। उसके बाद है 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी, ये जो इसमें जो बी था, बी को कहते थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये जो 1 माइनस बी है मतलब 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके लिए आपको आने वाले टॉपिक्स में जो मैं डिस्कस करूंगा, एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये भी सेविंग फंक्शन हो सकता है कि माइनस सी बार का मतलब है कि जो सेविंग्स है वो आपकी शुरुआत में नेगेटिव रहेंगी क्योंकि आपने मिनिमम नीड्स को पूरा करना है, प्लस 1 माइनस बी जो कि एमपीएस दिखाता है इनटू इनकम। अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन बनाना है तो इन टर्म्स में बनता है सी बार प्लस बी वाई। इधर बी क्या होता है, एमपीसी। तो हम सेविंग फंक्शन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक नया टॉपिक है, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ स्केड्यूल, ये एक ऐसा स्केड्यूल मतलब टेबल है शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो सिंपल वर्ड्स में ये सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट लेवल्स पे कितना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एट डिफरेंट लेवल्स, यहाँ तक लिख सकते हो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि दो बार इनकम हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ शेड्यूल, मतलब ये एक ऐसा टेबल है जो आपको रिलेशनशिप शो करता है इनकम एंड सेविंग्स का एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेविंग क्या होंगी। इसको सेविंग फंक्शन से भी दिखाया जा सकता है कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये हमें सबको पता है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स भी बढ़ती है और जब इनकम कम होती है सेविंग्स कम होती है। यहाँ वाई मैंने इनकम को लिया हुआ है और एस मैंने सेविंग्स को लिया हुआ है। अब इसको अगर डिफाइन करना है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया और आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आपको पीटरसन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते थे कि सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव, उन्होंने कहा कि दोनों एक ही बात है। मे बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल, ये एक ऐसा टेबल है विच शोज अमाउंट्स दैट विल बी सेव्ड, जो आप सेविंग करोगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो वो कहते थे प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन एक ही बात है, जो हमें शो करता है, एक ऐसा शेड्यूल टेबल है जो हमें शो करता है कि आप अलग अलग तनख्वाह पे अलग अलग सेविंग्स कितनी करोगे। अब इसकी दो काइंड्स आ जाती हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है एपीएस, और ये तीनों वर्ड्स कैपिटल में होंगे। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता क्या है, पहले ये सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज आप अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट सेव करते हो। अगर टेक्निकल टर्म्स में इसको डिस्कस करें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, बेसिकली ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज सेव्ड, कि आप अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट सेव करते हो। तो चलिए इसका टेबल एंड डायग्राम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 100 और सेविंग है 20, तो एपीएस कितनी हुई, ये होगी सेविंग ओवर इनकम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 0.2, और नेक्स्ट आ गया 50 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 0.25। तो कहने की बात ये है कि आपकी जब इनकम 100 थी तो आप 20% सेव कर रहे थे, अब आपकी इनकम 200 हो गई है तो आप 25% सेव कर रहे हैं। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग की कैपेसिटी या परसेंटेज बढ़ जाती है। इसलिए अमीर लोग, इतने जो ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो सारा खर्च नहीं कर पाते, इसलिए उनकी सेविंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करूं तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे मैं दे दूंगा सेविंग्स और यहाँ पे मैं दे दूंगा इनकम। तो इनकम हमें शो करनी है 100 200, तो ये मैं बराबर बराबर ले लेता हूँ 100 200। सेविंग्स ले लेता हूँ, ये होगी 20, ये होगी ये 40, यहाँ तक हो गया 60, बराबर बराबर आप ले लेना। 100 के सामने मैंने 20 प्लॉट कर दिया और 200 के सामने 50 प्लॉट कर दिया। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ये जो है ये हमारा सेविंग कर्व है एस एस, और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट पे एपीएस कितना हुआ 0.2, 20% सेव करते थे। जैसे आपकी इनकम बढ़ी बी पॉइंट तक चले गए आप, तो जब 200 होगी तो एपीएस कितना हो गया 0.25। तो इट इज़ क्लियर कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी सेविंग की कैपेसिटी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसे कहते हैं एमपीएस। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस की जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल में लिखने, एम पी और एस तीनों वर्ड्स कैपिटल में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ये है क्या। अगर आपकी इनकम में चेंज आया तो कंजम्पशन में चेंज आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। वैसे ही अगर आपकी इनकम में चेंज आया तो सेविंग में भी चेंज आएगा। तो जब भी इनकम के चेंज होने से सेविंग्स में चेंजेस आती हैं उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इट इज चेंज इन सेविंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ रेशो ऑफ डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेविंग एंड डेल्टा वाई दैट इज चेंज इन इनकम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। कुछ लोग इसको चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम भी कह देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका टेबल डायग्राम करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में टेबल आपको दिया हुआ है 100 200 300, सेविंग दिया हुआ है 20 50 एंड 100। तो आपको दिख रहा होगा कि सेविंग इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो हमेशा जब भी इनकम बढ़ती है तो सेविंग इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ती है। तो सबसे पहले चेंज इन सेविंग निकालते हैं। इससे पहले सेविंग कितनी थी हमें नहीं पता, डैश इसमें सेविंग कितनी है 30, इसमें सेविंग कितनी है 50। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि यहाँ ज़्यादा गंद मंद ना पड़े। ठीक है, तो चेंज इन इनकम इससे पहले कितनी थी हमें नहीं पता, इसमें चेंज कितना है 100 का और नीचे भी चेंज कितना है 100 का। तो इसको भी मैं रब कर लेता हूँ। तो इसके बाद अगर मैं एमपीएस निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट का आ गया डैश, ये आ गया 0.3, ये आ गया 0.5। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द गिवन टेबल कि जब भी इनकम बढ़ती है तो एमपीएस भी बढ़ती है। समझ गए बात, इनकम के बढ़ने से एमपीएस भी बढ़ती है। अगर मुझे इसे डायग्राम में एक्सप्लेन करना है तो आप ध्यान से देखना, मैं इसका डायग्राम बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेविंग्स और इस साइड लिख लूँगा इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और कह देता हूँ कि ये सेविंग्स है और ये मेरी इनकम लेवल है। सीधी लाइन नहीं खींचेगी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पे, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो अगर इनकम इतनी है, मान लो 10% बढ़ी, तो सेविंग 10% से ज़्यादा बढ़ेगी। तो बेसिकली आपको शो कि क्या करना होता है, इधर यही शो करना होता है कि इनकम के चेंज होने से सेविंग में ज़्यादा चेंज आता है। हमेशा चेंज इन सेविंग इज़ मोर देन चेंज इन इनकम। ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन तो कम ही करोगे तो सेविंग तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हुई ना। तो ये हो गया आपका चेंज इन इनकम और ये हो गया आपका चेंज इन सेविंग्स। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन ही प्रॉपर
डायग्राम बना लूँ तो ये इस टाइप की चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ सेविंग कर्व SS, इसको पॉइंट ले लेते हैं A, इसको पॉइंट ले लेते हैं B। तो अगर मैंने यहाँ पे MPS का फॉर्मूला लिखना है, MPS क्या होता है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग कितना हो गया, SS1 ये वाला एरिया, ठीक है, और चेंज इन इनकम ये वाला एरिया हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ YY1, समझ गई बात। अब अगर मैं थोड़ी शेखी मारने की कोशिश करूँ तो इसको मैं पॉइंट से C दे दूँ डॉटेड लाइन से, तो ये भी तो आपकी चेंज इन सेविंग होगी। तो ये कितनी होगी, BC डिवाइडेड बाय ये के कितनी होगी, चेंज इन इनकम, ये कितना हो गया, AC। तो BC डिवाइडेड बाय AC भी तो MPS ही होती है, और ये भी क्या होती है, इसकी स्लोप, ठीक है। तो MPS इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला बताता हूँ। पूरी इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ की स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो क्योंकि वाई एक्सिस में हमने सेविंग्स दी हुई है तो ये चेंज इन सेविंग होगी, डिवाइडेड बाय ये चेंज इन इनकम होगी। तो सिंपल वर्ड्स में चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम को ही तो हम MPS कहते हैं। तो MPS इज नथिंग बट स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। APC क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APS क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो चलिए शुरू करते हैं। APC का फॉर्मूला आपको पता ही है कि कंजम्पशन ओवर इनकम होता है। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। APS जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, इसका फॉर्मूला होता है सेविंग ओवर इनकम। इसको इक्वेशन दे देता हूँ 2। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ तो उसके लिए मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो नीचे लिख लेता हूँ APC प्लस APS इट इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय Y प्लस S डिवाइडेड बाय Y। तो अगर मैं Y को LCM ले लूँ, Y को LCM ले लूँ तो ऊपर क्या बचा, C प्लस S। समझ गई बात, यहाँ तक क्लियर होगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लिखते हैं APC प्लस APS इज इक्वल्स टू C प्लस S डिवाइडेड बाय Y। ये तो लास्ट पेज तक ही था, तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ, क्योंकि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो मैं ऊपर जो लिखा है C प्लस S, इसकी जगह इनकम भी पुट कर सकता हूँ। तो मैंने ऊपर भी इनकम पुट कर दिया, नीचे तो इनकम है ही। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1। तो हमेशा APC और APS को अगर हम ऐड करें तो हमेशा 1 आता है, और ये न्यूमेरिकल्स के लिए डेडली है। मैं इसको सॉरी ऊपर नीचे करके भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि APC इज इक्वल्स टू 1 माइनस APS एंड वाइस वर्सा APS इज इक्वल्स टू 1 माइनस APC। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई, आप कॉपी पे साथ के साथ नोट करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड MPS क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ MPC, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम, मतलब डेल्टा C बाय डेल्टा Y। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है डेल्टा S बाय डेल्टा Y, मतलब चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो उसी तरीके से एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं और क्या मिलता है हमें, वी गेट MPC प्लस MPS। ओहो, यहाँ मैंने APS लिख दिया, MPS लिखते हैं। MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y प्लस डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। तो इसके अंदर जो चेंज इन इनकम है, मतलब डेल्टा Y है, वो LCM आ गया हमारा, ठीक है। तो ऊपर आ गया डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया MPC प्लस MPS इट इज इक्वल्स टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। तो ये सब आपको पता ही है कि इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर इनकम में चेंज आई तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगी और सेविंग में भी चेंज आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो न्यूमरेटर में लिखा है डेल्टा C प्लस डेल्टा S, मतलब चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन कंजम्पशन, जो ऊपर लिखा है उसकी जगह चेंज इन इनकम हम लिख देंगे। तो ऊपर आ गया चेंज इन इनकम, नीचे भी चेंज इन इनकम है, तो ये आपस में कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1। तो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि
MPC प्लस MPS हमेशा, अगर हम इसको ऐड करें MPC और MPS को, तो हमेशा 1 आता है। तो इसको हम उल्ट पुल्ट भी कर सकते हैं कि MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS और MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आप साथ साथ पॉज कर करके इसको साथ के साथ लिखोगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन, एक ही बात है। तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, मगर कंजम्पशन कम बढ़ेगी। तो ये किस हिसाब से कहते हैं, चलो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन वाज प्रोपाउंडेड बाय जेएम कीन्स, ठीक है जी, ये तो सबको पता है, which shows the relationship between aggregate consumption and aggregate income। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉ है ये एग्रीगेट कंजम्पशन और जो हमारी इनकम है उसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसको कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना भूल गया, ठीक है, अब कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन इनकम इंक्रीजेस, ये कहता है जब भी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। वही वाली बात कि जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन तो बढ़ती है मगर कंजम्पशन कम बढ़ती है, जितनी इनकम बढ़ी है उतनी नहीं बढ़ती। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कीन्स ने अपने वर्ड्स में क्या कहा है वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स द साइकोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी is such that when aggregate real income is increased, aggregate consumption is also increased, but not by so much। फिर से वही कहानी, इंग्लिश चेंज करके लिख दिया कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है मगर कम बढ़ती है। अब आ जाता है अजम्पशंस। इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे पहला, नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। साइकोलॉजिकल मतलब उसके दिमाग में कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, उसके मतलब पसंद नापसंद में कोई चेंज ना आए, उसकी इनकम ना चेंज हो, वेल्थ ना चेंज हो, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस का मतलब ये है कि कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा, कोई फ्लड्स नहीं आ रहा, नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रॉस्परस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये लॉ सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही लगेगा जहां पे लेजिस फेयर होता है। लेजिस फेयर मतलब गवर्नमेंट दखल अंदाजी या इंटरफेयर नहीं करती इकोनॉमी में, इकोनॉमी को चलने देती है। तो बेसिकली प्रॉस्परस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे ही ये लॉ काम करेगा। तो अब इसकी हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, लिखेंगे, फिर पूरी इंग्लिश में लिखेंगे दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। हमने इनकम लिख दी 0, 10, 20, 30, 40, इनकम को 10, 10 से बढ़ा दिया और कंजम्पशन को 4, 4 से बढ़ा दिया। तो ये तो साफ ही हो गया ना कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है 10 से और कंजम्पशन बढ़ रही है 4 से। ये चीज समझ आ गई। तो अब जब भी हमने कोई टेबल को मतलब बनाना है तो उसके साइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे व्हेन द इनकम इज 0, इनकम 0 थी फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे थे 4, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रही है, बट इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ रही है। बाहर से फालतू कुछ नहीं लिखेंगे, यही चीजें लिखेंगे टेबल में। नेक्स्ट आ जाता है इसका डायग्राम। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे मैं लिखूं कंजम्पशन और यहाँ पे मैं लिखूं इनकम, ठीक है। तो ये कहता है कि इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ रही है, मगर कंजम्पशन कम रेट से बढ़ रही है तो कंजम्पशन ऐसे जाएगी। तो ये पॉइंट ए पॉइंट ले लो जिसपे कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है। तो इस पॉइंट से पहले पहले अगर हम देखें तो कंजम्पशन ज्यादा है क्योंकि कंजम्पशन ये कर्व है और सेविंग नीचे है तो सेविंग कम है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, डिस सेविंग्स। मतलब हम अपनी पुरानी सेविंग्स को खर्च कर रहे हैं या कर्जा कुर्जा ले रहे हैं, ठीक है। मगर अगर इस एरिया को देखें, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेविंग्स। अब ये जो सेविंग्स है, ये सेविंग्स का जो गैप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं गैप अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। ये जो सेविंग्स का जो गैप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये प्रॉब्लम का इशू है, क्योंकि अगर लोग ज्यादा सेव करने लग जाएंगे, कंजम्पशन गिरती रहेगी, इनकम बढ़ती रहेगी, तो इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन भी आ सकता है। तो चलिए इसको सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं कि गल्फ गैप, ठीक है, बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन टेंड्स टू वाइडन विद द इंक्रीज इन इनकम। इट शोज अ ग्रोइंग डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इससे पता लगता है कंजम्पशन तो कम है और जो डिमांड है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है इन रिलेशन टू सप्लाई। सप्लाई ज्यादा है माल की और डिमांड कम है। अगर इसी हिसाब से चलता रहा, द इकोनॉमी में रीच द सिचुएशन ऑफ लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो इकोनॉमी लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप तक पहुंच सकती है अगर यही सिचुएशन रही। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साइकोलॉजिकल लॉ का पार्ट 2 करने जा रहा हूं।
तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम करेंगे प्रोपोजिशंस ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है इसकी क्या प्रोपोजिशंस है। प्रोपोजिशंस मतलब ये कहना क्या चाहता है सिंपल वर्ड्स में। तो सबसे पहली बात ये जो कहना चाहते हैं वो ये है कीन्स कि इंक्रीज्ड एग्रीगेट इनकम लीड्स टू इंक्रीज्ड एग्रीगेट कंजम्पशन बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट। सिंपल वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी मगर स्मॉलर अमाउंट से बढ़ेगी, कम बढ़ेगी। अगर इनकम 10% से बढ़ रही है तो कंजम्पशन 10% से नहीं बढ़ेगी, चाहे 9.9% से बढ़े। वैसे तो इतनी नहीं बढ़ती, 6% 5% से बढ़ती है, इतनी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, पहली प्रोपोजिशन के इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी मगर कम बढ़ेगी। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है इसकी, इंक्रीज इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। ये भी ऑब्वियस है कि जब भी इनकम इंक्रीज होगी या इनकम में कोई भी चेंज आएगा तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगा और सेविंग में भी चेंज आएगा। तो जो इंक्रीज इनकम है, बढ़ी हुई तनख्वाह है, वो किसके बीच में डिवाइड होगी, आप थोड़ी सी कंजम्पशन बढ़ा लोगे, थोड़ी सी सेविंग्स बढ़ा लोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम इज अनलाइकली लीड टू ईदर लेसर कंजम्पशन और लेसर सेविंग। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं कि जब भी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन गिरेगी, ऐसा कभी नहीं होगा, और ना ही सेविंग गिरेगी, ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन और सेविंग बढ़ेंगी, ना कि गिरेंगी। समझ की बात। करने जा रहे हैं इंप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। जब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो कि कहता है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन जो है कम बढ़ती है, जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कम बढ़ती है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मतलब अगर इसी थ्योरी के हिसाब से चलें तो आगे क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है वो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है उसको पता लगेगा। तो हर एक पॉइंट में इन्होंने ये बात तो कही है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है, इसी वजह से ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज एसेंशियल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। इनकम ज्यादा होता है और खर्चा कम होता है तो गैप रह गया ना। वो गैप क्या हो गया, लोगों की सेविंग्स। ये सेविंग्स लगातार बढ़ती जा रही हैं जिस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो लिखा हुआ है अदरवाइज डिमांड विल रिमेन डेफिशिएंट। अगर डिमांड की कमी होगी, इनकम ज्यादा है और डिमांड कम है मार्केट में, तो इससे क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी इकोनॉमी में, और अनएम्प्लॉयमेंट से फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप आ सकता है, और भी कई सिचुएशंस आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि जितना भी डिमांड की कमी है, जितना लोग सेविंग्स कर रहे हैं, उतनी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी कर दे ताकि इकोनॉमी लगातार अच्छे तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से वही बहाना इधर लगाया कि विद द इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, जब भी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज एज मच एज इनकम डज। जितनी इनकम बढ़ी उतनी कंजम्पशन तो बढ़ेगी नहीं, कंजम्पशन तो कम बढ़ेगी। तो इसका इंप्लीकेशन ये कि जो एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। देयर आर सम गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे रह जाएंगे इकोनॉमी में विच डू नॉट हैव अ बायर, उनका कोई खरीदार नहीं होगा। हेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि माल ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए, और जब भी माल ज्यादा बनता है तो जब तक पुराना माल नहीं बिकता, फर्दर माल बनाना बंद कर देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ये भी पॉइंट वहीं से निकल गया। तीसरा पॉइंट आ गया रेफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ। ये सेज लॉ को रिफ्यूट करता है। सेज लॉ क्या कहता था, भाई सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप ही हो जाएगी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सेज लॉ की भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू सेज लॉ क्या कहता था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई कर दो कि डिमांड अपने आप ही हो जाएगी। या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1 होती है। बट साइकोलॉजिकल लॉ कहता है कि 1 तो होती नहीं। 1 तो तब होएगी जब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, मतलब जो एमपीसी का फॉर्मूला है, दोनों बराबर होंगे तभी कट के 1 आएगा ना। मगर ये तो हमेशा कीन्स कहता है कि कंजम्पशन में कम चेंज आता है और इनकम में ज्यादा चेंज आता है, मतलब आंसर 1 से हमेशा कम आता है। तो इसलिए सेज लॉ को रिफ्यूट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिक्लाइन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को एमईसी भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। इस पे भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है लोगों की इनकम बढ़ जाती है। सॉरी, इनकम के बढ़ने से लोग कंजम्पशन इतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ाते। तो इन्होंने कहा है कि जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन तो लोग कम बढ़ाएंगे। तो जब कंजम्पशन कम बढ़ाएंगे तो डिमांड गिर जाएगी या डिमांड कम होगी। ये जो डेफिशिएंसी है डिमांड की, डिमांड के कम होने की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो अपना माल सेलें लगा लगा के बेचेगा, सस्ते दामों पे बेचेगा।
ठीक है, और जो भी उसका माल नहीं बिका वो आपको पता ही है सेल वगैरह लगा देते हैं, एंड सीजन सेल, ये सेल वो सेल करके माल बेचेगा, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। तो इस लॉ की वजह से हमें ये पता लग जाता है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटीज हैं प्रोड्यूसर की वो कैसे गिरती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन खड़ी होती है साइकोलॉजिकल लॉ में कि जब भी इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, C+I। अगर इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ी है मगर कम बढ़ी है, तो कंजम्पशन अगर कम हो रही है तो कंजम्पशन पहले से कम हो रही है तो एडी कर्व तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी और नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ गया ना। तो मैंने रफ सा डायग्राम बना दिया, इसको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा कभी, मगर ये बीच बिचाले करूंगा तो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बिफोर रीचिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचे नहीं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। तो इट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू फॉल टू बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट अ लेवल लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कब होता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कट हो जाती है। मैं यहाँ तो लिखना भूल गया कि ये वाली जो कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। देयर आर टू रीजंस, दो रीजंस है इसके कि डिमांड क्यों गिरी। पहला, फॉल इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फॉल इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी तो इन्वेस्टमेंट तो कोई करेगा ही नहीं, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो सी के साथ साथ आई, ये दोनों के दोनों ही गिर जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज इन द सेम वे एज इनकम डज। जैसे जैसे इनकम बढ़ती कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती। तो जो एडी के दोनों मेन कंपोनेंट है सी और आई वो गिर गए, इसीलिए तो एडी कर्व नीचे शिफ्ट आ गई। नेक्स्ट आ जाता है ओवर सेविंग गैप। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई जो इसमें जो मान लो ये आपकी इनकम है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये कंजम्पशन है, ये जो गैप है सेविंग का ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और जितना गैप बढ़ता रहेगा इकोनॉमी में उतनी तबाही, डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होती रहेगी। तो दिस लॉ एक्सप्लेन्स द ओवर सेविंग गैप फाउंड इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में ये गैप बहुत ज्यादा होता है। इन दीज इकोनॉमीज इनकम इंक्रीजेज रैपिडली, इनकम तो बड़ी तेजी से बढ़ जाती है, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। खर्चा कम है, आमदनी ज्यादा है, तो सेविंग गोज ऑन इंक्रीजिंग विच लीड्स टू डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सेविंग ज्यादा हो जाएगी तो सेविंग जितनी बढ़ती जाएगी और कंजम्पशन जो है वो उतनी गिरती जाएगी, और इनकम बढ़ती जाएगी तो गैप बढ़ेगा, तो इसकी वजह से डिप्रेशन या अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीक्स एंड टर्व्स ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल्स में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। हम ऊपर से शुरू करते हैं सबसे। व्हेन अ ट्रेड साइकिल रीच द हाईएस्ट लिमिट, जब बूम पीरियड चल रहा होता है, हाईएस्ट लिमिट, इनकम तो मैक्सिमम होती है बट कंजम्पशन लैग्स बिहाइंड, कंजम्पशन गिर जाती है। कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर गुड्स फॉल, तो हमारी इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाती है, गिर के कहाँ पे आ जाती है, सबसे नीचे। एंड द ट्रेड साइकिल टेक्स अ डाउनवर्ड टर्न, नीचे गिर जाती है। व्हेन इट रीचेस द लोएस्ट लेवल, जब डिप्रेशन पे पहुंच जाती है, इनकम फॉल्स कंसिडरेबली, इनकम तो गिर जाती है, बट पीपल ट्राई देयर बेस्ट टू मेंटेन देयर प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोग सोचते हैं कि कम से कम पुराना जो जी रहे थे उस हिसाब से तो जिए, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा नहीं गिरता जितनी इनकम गिर जाती है। तो कंजम्पशन, ये भी लॉ है कि भाई इनकम गिरती है तो कंजम्पशन कम गिरती है। हेंस हम ये कह सकते हैं डिमांड कैन नॉट फॉल बियॉन्ड अ मिनिमम लेवल, जो मिनिमम नीड्स हैं वो तो पूरी करनी है। हेंस ट्रेड साइकिल वंस अगेन टेक्स अपवर्ड टर्न, तो जो पहले नीचे गिरी हुई थी अब फिर से वो ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है सेकुलर स्टैग्नेशन। सेकुलर स्टैग्नेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ये तो सबको पता है कि भाई इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें सेविंग लगातार बढ़ रही है। अ टाइम कम्स व्हेन एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट फाइंड इनफ अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। जब सेविंग ही बढ़ी जा रही है तो डिमांड ही नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज की, तो वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। वेयर देर इज नो इन्वेस्टमेंट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी मेंटेन। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी फैल जाएगी। तो इस सिचुएशन को हम सेकुलर स्टैग्नेशन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार आ जाता है। नेक्स्ट है स्टेट इंटरवेंशन। तो अब ये सारा का सारा पंगा पड़ता है कि भाई इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, सेविंग्स बहुत ज्यादा है, मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई में गैप है ये सरकार इंटरफेयर करके इसको बैलेंस कर सकती है। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, सेल्फ एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल। इकोनॉमी अपने आप को खुद एडजस्ट नहीं करेगी, जैसे सेज लॉ कहता था या फिर क्लासिकल थ्योरी कहती थी, वैसे एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर एडजस्टमेंट होती तो 1930s में डिप्रेशन क्यों आता? तो स्टेट इंटरवेंशन
बिकम्स इनएविटेबल। गवर्नमेंट को या स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालना है, या कुछ ज़्यादा ही मार्केट में पैसा है तो भी इंटरफेयर करना पड़ेगा ताकि पैसा नॉर्मल आ जाए। तो दोनों तरफ से उसका फायदा होगा, ठीक है। बूम है तो भी अनसर्टेनिटी है, और अगर डिप्रेशन है तो भी अनसर्टेनिटी है, तो स्टेट इंटरवेंशन दोनों सिचुएशंस में जरूरी होता है। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एमपीसीज मोर इन अंडर डेवलप कंट्रीज। ये कहता है अंडर डेवलप कंट्रीज में तनख्वाह कम होती है और तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा लोग खर्च करते हैं, एमपीसी ज्यादा होती है, ठीक है। सो द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दोज कंट्रीज आर ऑल्सो न्यूमरस। तो अंडर डेवलप कंट्रीज में लोगों की इनकम हल्की सी बढ़ती है, तो कंजम्पशन वो काफी हद तक बराबर तो नहीं करते मगर उससे थोड़ी सी कम करते हैं। अगर 90% भी खर्च करने लगे तो उन कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा मतलब स्कोप है ना। इसीलिए तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनियां वो अंडर डेवलप कंट्रीज में आके अपने बर्गर के पॉइंट खोल रही हैं, कोई फैशन पॉइंट खोल रही हैं, कोई कपड़ा बेच रही है, कोई मोबाइल बेच रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। क्योंकि उनको पता है अंडर डेवलप कंट्रीज में लोग अपनी शेखी मारने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।